नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। इस बुलेटिन में आज बात होगी बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग की, कर्नाटक में सरकार बचाने के फॉर्मूले की, देखेंगे गुजरात में दलित पर अत्याचार को, जानेंगे बंगला बचाने के लिए माया ने किसका लिया सहारा और आखिर में बात निपाह वायरस की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक में हार के बाद छलका अमित शाह का दर्द, कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन को बताया अपवित्र, कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी। दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिले एचडी कुमारस्वामी, शपथ ग्रहण में आने का दिया न्योता, सीताराम येचूरी और मायावती को भी मिला निमंत्रण, बुधवार को लेंगे शपथ। रूस पहुंचे पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात, अर्थव्यवस्था और परमाणु समझौते को लेकर हुई बातचीत। गुजरात के राजकोट में दलित मजदूर की हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को भी पकड़ा, दरवाजे से बांधकर बेरहमी से पीट कर हत्या का वीडियो हुआ था वायरल। केरल में निपाह वायरस का प्रकोप, 10 की मौत, 12 की हालत गंभीर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञों की एक टीम केरल भेजी। और लगातार 5वें दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 232 अंक टूटा, निफ्टी 10,500 के करीब बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में भले ही चुनावी जंग खत्म हो गई हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग अब भी जारी है। जहां कर्नाटक में सरकार गिरने के बाद आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली, तो वहीं कांग्रेस ने भी बिना देर करे शाह पर पलटवार किया। जब किसी राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो अमित शाह विकास का नारा लगाते हैं, लेकिन अब जब कर्नाटक में सरकार बनने के बावजूद वो 2.5 दिन में गिर गई तो वो कांग्रेस को कोस रहे हैं। अब इसे हार का दुख कहें या फिर कांग्रेस से मिली पटकनी का दर्द, जो भी है उनके जुबान पर साफ झलक रहा है। आज वो येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए और हर बात में केवल कांग्रेस को ही कोसा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर वोट किया है और बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का पूरा हक था, इसी वजह से हमने दावा पेश किया। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने अपवित्र गठबंधन कर जनता को धोखा दे दिया। अमित शाह ने कहा कि हमने कोई जोड़ तोड़ नहीं की। अगर बहुमत परीक्षण से पहले कांग्रेस अपने विधायकों को होटल और स्विमिंग पूल से बाहर छोड़ देती तो जनता ही उन्हें बता देती कि वोट कहां करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को विजयी जुलूस और जश्न मनाने का मौका तक नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो बीजेपी अपना विश्वास मत हासिल कर लेती। वहीं अमित शाह के इस वार पर कांग्रेस ने बिना देर किए बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कहा, बीजेपी की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। विधायक चोरी करने में बीजेपी को महारत हासिल है, इसीलिए विधायकों को बीजेपी से बचाने के लिए छिपाया था ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके। डीबी लाइव की रिपोर्ट। शायद अमित शाह ये भूल गए हैं कि जो जीता वही सिकंदर। अब कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं मिलने वाला। अब तो कर्नाटक में बुधवार को कुमारस्वामी सीएम पद की शपथ भी ले लेंगे। वैसे इस शपथ ग्रहण को लेकर कहा जा रहा है कि वो अकेले ही शपथ ले सकते हैं, बाकियों को बहुमत साबित करने के बाद शपथ दिलाई जा सकती है। आखिर क्या है इसकी वजह, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में कुमारस्वामी कैबिनेट में कांग्रेस कितने मंत्री होंगे, जेडीएस की तरफ से किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, किसकी क्या भूमिका होगी, शपथ ग्रहण में कुमारस्वामी के साथ किस किस नेता को शपथ दिलाई जाएगी, इसे लेकर मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत और वेणुगोपाल ने हिस्सा लिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारे विधायक एक साथ हैं और हम सदन में बहुमत साबित करेंगे। किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसका फैसला भी जल्द होगा। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट को लेकर नया फॉर्मूला बनाया जा रहा है। कुमारस्वामी के अकेले ही शपथ लेने की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक 23 मई को कुमारस्वामी के साथ कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन पूरे मंत्रिमंडल का गठन बहुमत साबित होने के बाद ही किया जाएगा। दरअसल ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कैबिनेट में जगह न मिल पाने से कुछ विधायक बागी तेवर अपना सकते हैं, इसीलिए पार्टी बहुमत साबित करने तक फूक फूक कर कदम रख रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस और जेडीएस के पास मिलकर बहुमत के आंकड़े 112 से ज्यादा 115 विधायक है।
ऐसे में दोनों पार्टियां किसी भी विधायक को छिटकने नहीं देना चाहती। डीवी लाइव की रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार पर कोई आंच न आए उसके फॉर्मूले निकाले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कब गुजरात में दलितों को बचाने पर विचार करेगी, अब ये एक बड़ा सवाल है। आज एक बार फिर दलित उत्पीड़न का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक को बांधकर बुरी तरह से पीटा जा रहा है। इस पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई तो सवाल उठता है कि पीएम कब रोकेंगे अपने राज्य में ये अत्याचार। तस्वीरें देखकर आपको लग रहा होगा कि जिस शख्स को इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है उसने कोई अपराध किया होगा या फिर चोरी की होगी, तभी इसे इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है। लेकिन ये शख्स कोई चोर नहीं, ना ही इसने कोई अपराध किया है। ये तो गुजरात के राजकोट में फैक्ट्री में काम करने वाला एक दलित मजदूर है जिस पर मालिक कोड़े पर कोड़े बरसा रहा है। इसकी खता सिर्फ इतनी है कि इसने ज्यादा काम करने से मना कर दिया, जिस पर मालिक इतना भड़क उठा कि बिना कुछ सोचे समझे उसे जानवरों की तरह पीटने लगा। इस शख्स ने दलित को इतना पीटा कि खुद भी इसके हाथ थक गए, लेकिन फिर भी मजदूर पर अत्याचार कम न हुआ। मालिक के साथी ने लाठी अपने हाथ में थाम ली और फिर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। दलित तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, मत करो, रहम करो, लेकिन इन हैवानों के सिर पर न जाने कौन सा भूत सवार है कि बेचारे दलित को पीटे ही जा रहे हैं। जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई तब तक उस पर कोड़े बरसाते रहे। आखिर में जब दलित ने दम तोड़ दिया तब जाकर इन हैवानों के हाथ रुके। दलित की पिटाई का ये वीडियो बड़गाम से विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी ने रविवार देर रात ट्वीट किया और बीजेपी सरकार पर वार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि राजकोट में दलित जाति से संबंध रखने वाले मुकेश वनिया को फैक्ट्री मालिकों ने बुरी तरह से पीटा और मार दिया। उसकी पत्नी को भी बुरी तरह से पीटा गया है। गुजरात दलितों के लिए सुरक्षित नहीं है। वैसे बीजेपी के राज में दलितों की पिटाई का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जुलाई 2016 में गुजरात के ऊना में 4 दलितों को खुलेआम सड़क पर कथित गौरक्षकों ने पिटाई की थी, जिसके बाद पूरे देश में दलितों का आंदोलन उभर कर सामने आया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट। गुजरात में दलित की रक्षा कब होगी पता नहीं। फिलहाल दलितों की नेता बसपा सुप्रीमो मायावती कांशीराम के नाम पर अपना बंगला बचाने की जुगत में लगी हैं। जी हां, उन्होंने सरकारी आवास खाली करने के आदेश पर अपने घर 13A मॉल एवेन्यू पर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल का बोर्ड लगवा दिया है। दरअसल मायावती अपने इस कवायद से बंगला बचाने में जुटी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला छोड़ना पड़ रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने लिए दूसरे घर का बंदोबस्त तो कर लिया, लेकिन वो सरकारी बंगले को बचाने की जुगत में भी लगी हैं। उन्होंने अपने सरकारी आवास 13A मॉल एवेन्यू पर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल का बोर्ड लगवा दिया है, लेकिन राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मायावती का बंगला उनके नाम से आवंटित है, न कि कांशीराम यादगार विश्राम स्थल के नाम से। इसीलिए इस तरह के बोर्ड लगाने का कोई मतलब नहीं है। कहा जा रहा है कि नोटिस का समय बीत जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब मायावती की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो समय ही बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अब मायावती की कोशिश क्या रंग लाती है ये तो आने वाला समय बताएगा। वैसे आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि जज लोया मौत के मामले में SIT जांच होती है या नहीं। दरअसल विपक्ष के बाद बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन के वकीलों ने इस मामले में एक बार फिर SIT जांच की मांग को उठाया है। उन्होंने पुनर्विचार अर्जी दाखिल कर इस मामले में फिर से जाँच करवाने की मांग की है। जज लोया मौत केस की SIT जांच हो, बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की जा रही है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन के वकीलों ने इसी मांग को लेकर एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने केस की फिर से जांच करवाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट अपने आदेशों के निष्कर्षों को हटाए, जिसमें याचिका को खारिज करते हुए कहा गया था कि न्यायपालिका की आजादी पर हमला और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि इस मामले की SIT जांच न करवाकर न्याय का गर्भपात हुआ है।
आपको बता दें कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने 19 अप्रैल को इस मामले की एसआईटी जांच की मांग से इनकार कर दिया था। कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला, पत्रकार बीएस लोने, बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन समेत अन्य कई पक्षकारों की ओर से दायर याचिका को भी खारिज कर दिया था। लेकिन आज एक बार फिर एसआईटी जांच की मांग की गई है, जिस पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। जज लोया केस में कोर्ट अपना फैसला बदलता है या नहीं, इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई चलती है, ये कुछ दिनों में ही साफ हो जाएगा। लेकिन अभी सबकी नजरें पीएम मोदी की रूस यात्रा पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के सोची शहर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अनौपचारिक मुलाकात की। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद चौथी बार रूस की यात्रा पर गए मोदी ने आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में रूस का विशेष महत्व है। भारत को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थायी सदस्यता दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और ब्रिक्स के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस अनौपचारिक बातचीत में पीएम मोदी ने पुतिन को उस दौर की भी याद दिलाई जिसमें वो पहली बार भारत के दौरे पर आए थे। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2000 में पदभार संभालने के बाद से आपका भारत के साथ अटूट रिश्ता रहा है। उस समय मुझे फोन पर बधाई देने का अवसर मिला था, लेकिन आज मिलकर बधाई देने का सौभाग्य मिला है। हालांकि पुतिन और पीएम मोदी की बैठक पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक में अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों, अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट, निवेश एवं कारोबार में वृद्धि पर चर्चा की गई। अमेरिका द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने, कोरियाई प्रायद्वीप की गतिविधियों पर भी बातचीत हुई। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात निपाह वायरस की। केरल में निपाह वायरस का कहर देखा जा रहा है। अब तक राज्य में इस वायरस ने लगभग 10 लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया। वहीं 12 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या है निपाह वायरस और कैसे फैलता है ये वायरस, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल राज्य में निपाह वायरस धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है। अब तक इस वायरस की चपेट में 22 लोग आ चुके हैं, जिसमें 10 की मौत हो चुकी है और 12 की हालत नाजुक बनी हुई है। केरल के स्वास्थ्य निदेशक आरएल सरिता ने मौतों की पुष्टि करते हुए जानकारी दी है कि मारे गए लोगों में निपाह वायरस पाया गया है। निपाह वायरस के प्रकोप को खत्म करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञों की एक टीम केरल भेजी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक निपाह वायरस एक तरह का विषाणु है जो पशुओं में पाया जाता है। ये वायरस चमगादड़ की एक प्रजाति में पाया जाता है जो इंसानों के खाने में अपने लार गिरा देता है, जिससे ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता जा रहा है। 1998 में मलेशिया में सबसे पहले इस वायरस का पता चला था। हालांकि उस समय यह सुअरों के जरिए फैला था। इस वायरस के होने से सिर दर्द और बुखार होने लगता है, सुस्ती, भटकाव और उलझन होने लगती है। 24 से 48 घंटे में व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। कुछ लोगों को सांस लेने की तकलीफ भी हो सकती है। गंभीर हालत होने की स्थिति में मौत भी हो सकती है। इस वायरस का कोई टीका या दवा भी नहीं है, सिर्फ सहायक दवाओं और अच्छे इलाज से काम चलाना पड़ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।